Hello friends, my name is Kiran Nilkanta Suryavanshi, Assistant Professor in Pratap College, Amanya. स्टूडेंट, आज हम जानते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हम सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और पार्ट सेकंड में वेरिएंस एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और उसमें हम आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो पहले हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंसेप्ट की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन विच प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर सेट फॉर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स and the actual cost are compared with these standards to find variances for cost control and performance evaluation. फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? सबसे पहले क्या किया जाता है कि अपना स्टैंडर्ड क्या रहने वाला है, अपनी जो मटेरियल्स यूज करने वाले हैं, जो लेबर्स है, जो ओवरहेड्स है, इन जो खर्चे हैं, तो हमारा कितना खर्चा हमें आ सकता है, इसका अंदाजा लेके हम अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइन करते हैं। पहले हम कॉस्ट को डिसाइड कर लेते हैं और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट रहेंगी वो डिसाइड करने के बाद, और जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कंप्लीट हो जाता है, प्रोडक्शन का वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें कितनी एक्चुअल कॉस्ट आई है तो देखते हैं और उसमें दोनों में कंपेयर करते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने रखी थी और जो एक्चुअल कॉस्ट हमें आई है, तो उसमें जो डिफरेंस है, जो चेंज है, वो चेंज क्यों आया, वो हम उसके बारे में बात करते हैं। बराबर। उसके बाद फिर उसमें उसका जो परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएट करते हैं कि हमें जो चेंज मिला है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आया है, तो किस चीज से का डिफरेंस है, लेबर का है, मटेरियल का है, या फिर ओवरहेड्स का है, या फिर उसके ऊपर क्वांटिटी का इफेक्ट है, या फिर रेट का इफेक्ट है। ये सारे बातें हम जानने की उसमें कोशिश करते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के वक्त और डिटेल में समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आईसीएमए लंदन ने जो डेफिनेशन की है वो इस तरह से है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, their comparison with actual cost and the analysis of variances to their causes and points of incidence. फ्रेंड्स, उससे और हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हम अपनी जो कॉस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट दोनों में हम जो डिफरेंस आया है, जो चेंज आया है, जो वेराइंसेस है, उसमें से उसका स्टडी करके हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही फाइंडिंग वेराइंसेस, जो चेंज है, जो बदल है, जो क्या बदल है, क्या चेंज है, उस पे हम स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। उसके बाद कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। बराबर। कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करते हैं। कॉस्ट कैसे हम कम कर सकते हैं, उसको कम करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्ट था और एक्चुअल कॉस्ट में जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, उस पर हम फोकस करके अपनी कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं। मेजरिंग एफिशिएंसी, अपने बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है, उसको मापने के लिए भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। उसके लिए भी हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे खर्चे हैं, अगर जो स्टैंडर्ड है हमारा, जो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट में रखी थी और जो एक्चुअल कॉस्ट आई है, उसमें जो डिफरेंस है, चेंज है, हमें वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से पता चलता है। और जो चेंज है वो हमारा मटेरियल में चेंज हुआ है, लेबर में चेंज हुआ है, या ओवरहेड्स में चेंज हुआ है, उसको हम माप सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा ज्यादा हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट का खर्चा स्टैंडर्ड से अधिक है या फिर स्टैंडर्ड से कम हुआ है, वो हम देख सकते हैं। प्लानिंग एंड बजटिंग भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का उद्देश्य ये है कि हमें प्लानिंग और बजटिंग में उसकी हेल्प हो। दूसरी और नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग कॉस्टिंग और है हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प करता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम अपने स्टैंडर्ड पहले डिफाइन कर लेते हैं, पहले कॉस्ट हम डिफाइन कर लेते हैं, प्री डिफाइन कर लेते हैं, और उसी हिसाब से खर्चे हो रहे कि नहीं, इसको हम जांचने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज करते हैं। सविस्तर में जानने के लिए हम दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्सपेंस परफॉर्मेंस बेस्ड देखेंगे। एक्चुअली देखो, स्टैंडर्ड दो टाइप में हम रख सकते हैं, एक परफॉर्मेंस बेस्ड और एक मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस बेस्ड। ओके, तो हम परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। जैसे कि अभी कुछ 5 स्टूडेंट्स है, ऐसा समझो कि A B C D, ये 5 स्टूडेंट्स है और उनका परफॉर्मेंस बेस हम उसका स्टैंडर्ड
कॉस्टिंग के हिसाब में बिठा के उसका एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि अभी जो 5 स्टूडेंट्स है, हर एक का हमने अगर 100 मार्क्स का पेपर लेना है, बराबर, हर एक का हम क्या करेंगे, 100 मार्क्स का एक पेपर लेंगे। उसका पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स का है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं। और अगर मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे हर एक बच्चे को 70 मार्क्स के ऊपर ही मिले या 70 मार्क्स मिले, मैंने क्या किया कि 70 मार्क्स का स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया कि भाई हमें तो बच्चों से 70 मार्क्स चाहिए, इतना आउटपुट स्टूडेंट ने देना चाहिए, मैंने डिसाइड किया। और अगर हम देखते हैं कि एक्चुअल में मार्क्स, जो स्टूडेंट है उसने 100 मार्क्स का पेपर दिया, पासिंग का हमने 40 का क्राइटेरिया रखा था, 40 मार्क्स का, और स्टैंडर्ड रखा था 70 का कि 70 मार्क्स मेरे बच्चों ने लाना चाहिए। मैंने इस तरह से उनको तैयार किया है, मैंने इस तरह से उनको से स्टडी करवा के लिए कि हर एक स्टूडेंट ने 70 मार्क्स तो लाना ही लाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में 70 मार्क्स लाना है, ऐसा पॉसिबल है क्या? 99% जो हम स्टैंडर्ड रखते हैं वो 99% पॉसिबल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। एक तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा या तो पुअर रिजल्ट मिलेगा, बराबर, या फिर एवरेज मिल जाएगा। तो कोई कोई स्टैंडर्ड 70 रखा है तो स्टैंडर्ड 70 मार्क्स भी ला सकता है। ओके, तो जैसे कि अभी आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि ये जो स्टूडेंट है तो ये स्टूडेंट ने क्या किया कि 74 मार्क्स लाए। हमने स्टैंडर्ड रखा था 70 मार्क्स का, और उसने मार्क्स लाए 74। यानी उसने क्या किया, परफॉर्मेंस अच्छा दिया, 4 मार्क्स ज्यादा लाया है अपने स्टैंडर्ड से। ये कंडीशन क्या होगी फिर? ये कंडीशन अपनी फेवरेबल है, फेवर में है, बराबर। ये जो चेंज है वो एक्सेप्टेबल है, अच्छा है। उसने 70 जो स्टैंडर्ड रखा था उससे अच्छे मार्क्स लाए, तो अपने के लिए क्या है, पॉजिटिव है, बराबर। और जो बी स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट का पेपर लिया हमने 100 मार्क्स का, 40 मार्क्स की पासिंग थी, स्टैंडर्ड हमने रखा था 70 मार्क्स का, और उसने लाए सिर्फ 65 मार्क्स। उसने क्या किया, हमारा जो स्टैंडर्ड था 70 का, उससे कम मार्क्स लाए, 5 मार्क्स उसके कम आए। ये फिर ये क्या हो गया, एडवर्स है, अनफेवरेबल है। ये कंडीशन हमारे फेवर में नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने स्टैंडर्ड से कम मार्क्स लाए। सी स्टूडेंट है, उसने क्या किया, उसने 70 मार्क्स, हमारे स्टैंडर्ड मार्क्स के हिसाब से 70 मार्क्स लाने थे, उसने 81 मार्क्स लाए। इसका तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो गया, उसने +11 मार्क्स लाए। ये कंडीशन भी अपने फेवर में है, बराबर। और बी की कंडीशन अपने फेवर में नहीं है, इसलिए ये एडवर्स हो गया। डी स्टूडेंट्स ने क्या किया, 60 मार्क्स लाए, वो क्या है, फिर -10 में चला गया। ये क्या हो गया फिर, ये भी एडवर्स हो गया। ई स्टूडेंट जो है उसने 78 मार्क्स लाए, 8 मार्क्स प्लस में है, ये क्या हो गया, अभी अपने फेवर में आ गया, बराबर। यानी क्या है कि जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो अपने फेवर में है, जिसने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, वो माइनस में आ गए, वो क्या हो गए, अनफेवरेबल, या फिर उसको हम एडवर्स कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भाषा में। तो परफॉर्मेंस बेस में आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। तो चलो हम आगे एक कप चाय का एग्जांपल लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्सप्लेन विथ द एग्जांपल ऑफ 1 कप ऑफ टी। अगर हम एक कप चाय बनाते हैं तो उसका हम स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं। पहले स्टैंडर्ड क्या रखते हैं, उसका स्टैंडर्ड कॉस्ट उसकी प्री डिफाइन कर लेते हैं। मिल्क हम उसमें 6 रुपए का डालेंगे। अ, चाय पत्ती जो रहेगी वो 2 रुपए की चाय पत्ती हम उसमें यूज करने वाले, 1 कप चाय बनाने के लिए। शुगर हम 1 रुपए की शुगर यूज करेंगे। गैस और फ्यूल उसको लगने वाला है 1 रुपए का। लेबर कॉस्ट लगने वाली है 2 रुपए की। ओके, तो कुल मिला के हमें 1 कप चाय बनानी है, तो 1 कप चाय बनाने के लिए हमें टोटल खर्चा आने वाला है 12 रुपए, 12 रुपीज। ओके, तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि ये खर्चा हमें आने वाला है। ओके, और लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कंडीशन अलग रहती है। जब हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तब सिचुएशन अलग रहती है। जब हम स्टैंडर्ड बनाते हैं, कॉस्ट को प्रीडिफाइन करते हैं कि चलो हमें इतना इतना खर्चा आना चाहिए, ये डिसाइड करते हैं, तो उस टाइम की सिचुएशन अलग रहती है। कैसा है कि जैसे जैसे हम देखते हैं कि कुछ चीजों का रेट बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। पेट्रोल का, डीजल का रेट बढ़ गया तो ऑब्वियसली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो रॉ मटेरियल हमें महंगा मिल जाता है। पेट्रोल के दाम घट गए तो रॉ मटेरियल हमें सस्ता मिल सकता है। जब हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं तब करंट सिचुएशन हम ध्यान में रख के स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। लेकिन जब एक्चुअल हम वर्क करने जाते हैं तब सिचुएशन अलग होती है, तो कभी कभी खर्चे बढ़ जाते हैं, कभी कभी खर्चे घट जाते हैं। तो वैसे ही हमारे सामने, आपके सामने जो मैंने एग्जांपल रखा है उसमें वैसे ही हुआ है। देखो जैसे कि मिल्क
₹6 का हमने मेंटेन किया था कि ₹6 का मिल्क हम एक कप चाय में डालेंगे, लेकिन हुआ क्या कि हमें ₹7 का मिल्क उसके लिए खरीदना पड़ा। उसके रेट बढ़ गए होंगे शायद, बराबर। चाय पत्ती हमने क्या की, ₹2, वो तो इसका रेट कांस्टेंट रहा तो उसका खर्चा ₹2 ही हो गया। शुगर शुगर का खर्चा कांस्टेंट है, गैस फ्यूल का खर्चा कांस्टेंट है। लेबर कॉस्ट बढ़ गई, ₹2 के लेबर लगने वाला था, अभी लेबर कॉस्ट ₹3 लग रही है, तो क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा खर्चा ₹1 से बढ़ गया। तो टोटल कॉस्ट क्या हो गई, ₹14 हो गई। जो कॉस्ट ₹12 हमने डिसाइड की थी कि एक कप चाय बनने के लिए हमें ₹12 खर्चा लगने वाला है, वो ₹14 हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया, ₹2 खर्चा एक एक्स्ट्रा आ गया। तो ये एक एडवर्स कंडीशन है, हमें ₹12 खर्चा आना चाहिए था, तो ₹14 आ गया। तो ये अपने फेवर में है क्या, नहीं। चाय का चाय की कॉस्ट बढ़ गई तो हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, बराबर। तो आपको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो रहती है, अगर ₹12 हमने प्री डिफाइन कर ली स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल कॉस्ट आगे ₹14, तो यहाँ पे ₹2 का चेंज है, और जो ₹2 का जो चेंज है वो एडवर्स है। स्टैंडर्ड कॉस्ट से अगर हमें एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लगती है तो एडवर्स हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट से अगर एक्चुअल कॉस्ट कम लगी, 12 के जगह पे अगर हमें ₹10 कॉस्ट लगी, तो हमारा खर्चा ₹10 हो गया, तो हमें ₹2 फेवरेबल में आ जाएंगे, फेवर में आ जाएंगे, तो उसका हम फेवरेबल बोलेंगे। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक चार्ट के जरिए समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बिजनेस के व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। दोस्तों, हम बिजनेस करते हैं तो किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं, बराबर। तो प्रॉफिट के लिए हम बिजनेस करते हैं, और प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेल्स करने होते हैं। अगर सेल्स करेंगे तो ही हमें प्रॉफिट मिलेगा, बराबर। और सेल्स के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमें कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें कॉस्ट आएगी, बराबर। कॉस्ट, अगर सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि हमारी सेल्स जो है ₹10 करोड़ की सेल है, और उस कॉस्ट ₹8 करोड़ की हमें कॉस्ट लगने वाली है। अगर सेल में से 8 करोड़ घटा देंगे तो ₹2 करोड़ हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, बराबर। तो अभी हमें ₹2 करोड़ प्रॉफिट कमाना है, तो ₹10 करोड़ का सेल करना है, ₹8 करोड़ का हमें खर्चा करना है। ओके, अगर 10 करोड़ की जगह पे हमारा सेल 8 करोड़ हो गया, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। 8 करोड़ के लिए खर्चा भी कम लगेगा, लेकिन प्रॉफिट के ऊपर उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, बराबर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यही देखने वाले, जो हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और एक्चुअल में वर्क करते हैं, तो एक्चुअल वर्क के बाद एक्चुअल कॉस्ट जो आती है, उसका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो चेंज आया है, वही हमें यहाँ पे देखना है। कॉस्ट में भी हमें क्या करना, तीन इसमें क्लासिफिकेशन हो जाता है क्लास कॉस्ट का। पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। और ओवरहेड में भी दो टाइप्स के ओवरहेड्स होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड। जैसे कि अभी देखो, हमने कॉस्ट को बांट दिया 4 करोड़ डायरेक्ट मटेरियल में, 2 करोड़ डायरेक्ट लेबर में, और 2 करोड़ ओवरहेड में। और ओवरहेड में फिक्स्ड ओवरहेड 1 करोड़ और वेरिएबल ओवरहेड 1 करोड़। अगर यहाँ पे कहीं पे भी चेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे वेरिएबल ओवरहेड 1 करोड़ की जगह पे अगर ₹2 करोड़ का खर्चा होता है वेरिएबल ओवरहेड में, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड 2 करोड़, फिक्स ओवरहेड 1 करोड़, 3 करोड़ हो गए। डायरेक्ट लेबर 2 करोड़, 5 और ये 4 डायरेक्ट मटेरियल के 4 करोड़, 9 करोड़ हो जाएगा। कॉस्ट अगर मेरी 9 करोड़ हो गई, तो क्या हो जाएगा, सेल्स 10 करोड़ है, 10 करोड़ में से कॉस्ट 9 करोड़ घटा दिया, प्रॉफिट मेरा रह जाएगा सिर्फ ₹1 करोड़ का। दोस्तों, अगर डायरेक्ट लेबर में चेंज हुआ, ये कांस्टेंट रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और डायरेक्ट लेबर जो है, डायरेक्ट लेबर मेरा 2 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया, 2.5 करोड़ हो गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ जाएगा कि, और ये मेरी कॉस्ट जो हो जाएगी 1,50,00,000 हो जाएगी, 1,50,00,000। उससे क्या हो जाएगा, फिर मेरा प्रॉफिट फिर से घट जाएगा, और प्रॉफिट मेरा रह जाएगा 1.5 करोड़। तो हम खर्चे में किसी पे भी अगर इम्पैक्ट होता है, खर्चा अगर कोई भी हमारा स्टैंडर्ड से अगर बढ़ जाता है, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही जानना है कि
हमारे जो कि डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में से जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, अगर कोई भी कंपोनेंट में अगर कोई भी चेंजेस होता है तो उसका उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे प्रॉफिट पे होता है। बराबर। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में दोस्तों यही जानने वाले हैं कि हमारा जो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट जो हमने रखी है और जो एक्चुअल कॉस्ट आई है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें जो चेंज आया है, जो वेरायंस है, वो हम जो बदल है उसको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट यही खत्म होता है। आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम पार्ट सेकंड में वेरिएंस एनालिसिस में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे और आपकी जो कंसेप्ट है और भी ज्यादा सेकंड पार्ट में क्लियर हो जाएगी। तो मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।